अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गेस्ट गैलरी के साथ इरफान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम फ़ेसबुक पे जो हमारा पेज है रिफ़ा FM 102.2 का पेज, उस पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक अली साहब। तारिक साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन से है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले इनका इंतखाब हुआ साउथ एशियन जुजुत्सु एसोसिएशन में बतौर जनरल सेक्रेटरी के। तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है तारिक साहब आपको होस्ट करते हुए अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका कि एक तो आपने इनवाइट किया और सुनने वालों को मेरा सलाम। तारिक साहब, ऐसा है कि एक तो हम जनरल कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली चूँकि ओलंपिक्स भी जो है अभी इन फंक्शन है, अभी चल रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, उसका भी जिक्र होगा। और उसके अलावा फिर हम पर्टिकुलर जो है जुजुत्सु के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी क्या हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान में कब शुरू हुआ और किस तरह से मुख्तलिफ मनाजिल तय करता करता अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये वर्ल्ड के फोरम्स के ऊपर भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं इंटरनेशनली टोक्यो में, तो पाकिस्तान का जो दस्ता है बड़ा वो छोटा सा एक दस्ता गया है। तो क्या रीज़न है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर खेलों को देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी शिरकत है, जबकि हम एक बहुत बड़ी आबादी का एक मुल्क हैं। इरफान साहब, इसमें यह है कि पीछे हैं नहीं, हम पीछे हो गए हैं जी। तो बेसिकली उसकी वजह ये होती है जो मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं बात करता हूँ कि इसमें जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, जिसकी वजह से जिन कंट्रीज़ ने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग करी, उसकी वजह से उन्होंने अपने गेम को जिनको हमने सिखाया वो आज चैम्पियन बन गए। आज ही की बात है, मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर हॉकी की मेंस की टीम और वुमेन्स ने दोनों ब्रॉन्ज मेडल लिए जी। ये वो थे जिनको हम बीट करते थे। ऐसे बहुत सारे, जर्मनी को उन्होंने बीट करा, हॉलैंड, इनको हमने ट्रेनिंग कराई थी क्योंकि हमारा नेशनल गेम भी था और हम स्ट्रॉन्ग भी थे। एज वेल एज आप ये देख लें, जब पाकिस्तान बना, जब डाइवर्ट हुए दोनों इंडिया पाकिस्तान की, ये सारा जब हुआ तो उसके अंदर आप देखें कि आधे ओलंपियंस यहाँ चले गए थे बिफोर पाकिस्तान की माइग्रेशन के टाइम में, जब खेलते थे ओलंपिक में आधे यहाँ चले गए, आधे वहाँ चले गए और वो इतने टॉप और एथलीट हमारे पास मौजूद थे। और रेसलिंग एक गेम है, उसका भी ऐसे ही था। ये दो स्पोर्ट्स ऐसे थे जो बिफोर पाकिस्तान बनते लोग वहाँ पर नाम था उनका पूरी दुनिया में और वो यहाँ पर हुआ। उसके बाद आप उसका हाल देख लें, हम 3 दफ़ा का वर्ल्ड ओलंपिक विनर हैं और ओलंपिक में, और उसके बाद ये है कि अब हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो चीज़ बेहतर होती है, सिस्टम बेहतर होता है, उसको कोलैप्स किया जाता है अगर उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग ना हो, जिसकी वजह से वो ये हाल हो गया कि अब हम वाइट कार्ड पे और इस तरह की हम कोटे सिस्टम पे सिलेक्शन हो रही है। तो जो कोटे सिस्टम पे सिलेक्ट होकर जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल कोटा हो गया है, वाइल्ड कार्ड वगैरह पे, तो इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती है मेडल लाएंगे, क्योंकि अगर ये इस लेवल के होते तो ये क्वालिफाई करते। क्वालिफाई जो करता है आप उससे तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और वो साबित भी हुआ हमारा जेवलिन थ्रो में हमारा। जी माशाल्लाह से अभी वो फाइनल खेलेगा, अल्लाह करे कि वो गोल्ड मेडल जीते, उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। लेकिन वो देखें कि वो बाकायदा उसके लिए क्वालिफाई करके गया। जी क्वालिफाई करता है वो। देखें, स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो इट्स मीन आप किसी से होप्स रख सकते हैं कि यार ये बंदा इस स्टैंडर्ड पे आया है तो ये कोई पोजीशन भी देगा। उसके अलावा जो लोग कोटे सिस्टम पे गए हैं तो बहरहाल आप उनसे मेडल क्यों हुए। एक रेयर केसेस जो वो लड़का तलहा था, कि वो एक उस पर सिस्टम पे गया, अपने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन उसने यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट दिया। तो ये आप जो है ये रेयर केसेस हैं, लेकिन आप जितने भी अभी भी रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि जो लोग क्वालिफाई नहीं करके गए, कोटे सिस्टम पर वो गए, किसी भी कंडीशन में गए एक्सेप्ट उनकी जो वो क्वालिफाई नहीं किया, वो मेडल पोजीशन में नहीं है। सही है, वो बड़ा नाम शिरकत है। जी वो इसका मतलब यही होता है जो दिया जाता है कि कंट्रियों की पार्टिसिपेशन हो जाए, उनके फ्लैग लग जाएं, बेसिकली ये वजह है। और फिर इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी जिसकी वजह से ज़बो-हाली का शिकार हुए हमारे सारे स्पोर्ट्स, इंक्लूडिंग हमारा नेशनल स्पोर्ट्स और फिर बॉक्सिंग और रेसलिंग
फिर हम अपने स्पोर्ट्स पर्टिकुलर जुजित्सु की मैं बात करूंगा कि एक लेवल हमारा, जब हम एशिया के अंदर टॉप थे, 10 साल हम एशिया के चैंपियन रहे, कंटिन्यू चैंपियन है, लेकिन अब हमारी इवन वर्ल्ड की मैनेजमेंट हमारे पास थी, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं जी 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 खलील अहमद खान साहब, बिल्कुल जी, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी जुजित्सु को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने बेसिकली प्रमोट पूरे पाकिस्तान के साथ साथ वर्ल्ड में और एशिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि एशिया के प्रेसिडेंट रहे, तो उन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया, इसकी प्रमोशन के लिए जुजित्सु की। तो हम इसमें जुजित्सु में हमारा म्यार जो एशिया में जिनको हमने ट्रेन करते थे, मैं बाज़ाते ख़ुद आपके इल्म में है, मैं पाकिस्तान टीम का 10 साल मैंने ट्रेन किया, तो मैं जब टीम बाहर लेकर जाता था तो इरफान साहब, मैं जिन कंट्रीज़ को ट्रेन करता था, मुझसे उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोलते थे यार आप इनको थोड़ा ट्रेन, आज वो बीट करने लगे हमें। वजह उसकी ये है कि उन्होंने कोई प्लानिंग करी, गवर्नमेंट सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ हाल तो ये हुआ है कि पिछले साल जो है वो क्वालिफाइंग राउंड में जब हमारी नेशनल टीम हॉकी जा रही थी, तो उसको स्पॉन्सर पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर हैं उन्होंने किया, यानी हमारा ये नेशनल गेम का ऑनर। तो फिर हम ये जब तक इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, और ओलंपिक बहुत बिग स्टैंडर्ड है, उसकी 4 साल 5 साल 6 साल पहले कैंप्स लगते हैं, उसकी टारगेट ट्रेनिंग्स होती हैं। टारगेट ट्रेनिंग तो का आप यकीन जाने, टारगेट ट्रेनिंग और नॉर्मल ट्रेनिंग में ऐसा है, मैं अभी एक क्लास अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि आटे में नमक के बराबर उसका इतना प्लान होता है कि मैं बीजिंग ओलंपिक की वो पढ़ रहा था, स्टोरी पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने जब बीजिंग ओलंपिक एलोकेट हो गया कि ये चाइना में होना है, तो चाइना ने 6-7 साल पहले छोटे बच्चों का ट्रेनिंग उनको सेलेक्ट करा गेमों के लिए, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और न्यू ब्लड बिल्कुल उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग करी, और उन्होंने उन लोगों को बीट किया जब ओलंपिक के डेज में, जिसमें वो लोग जो ओलंपिक के ऑलरेडी चैंपियंस थे कई बार, बिल्कुल उनकी जिम्नास्टिक की लड़कियां इस वजह से डिस्क्वालीफाई हुई क्योंकि जब मेडल लेने के बाद कि जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो वो अंडर द 18 थी कैटेगरी, लेकिन वो आ गई थी, तो लेकिन ओलंपिक का रूल अबव द 18 है, लेकिन उन्होंने क्वालिटी देखे ना, स्टैंडर्ड आप देखें, वो मीट कर गए ना, यानी इस एज में कर गए, तो वो घर से तो ओलंपिक का इतना बड़ा ये लेवल होता है। तो हम बहरहाल अब तक ओलंपिक को और हमारे यहाँ ये स्पोर्ट्स को में खेल लिया जाता है, बट ये खेल अब नहीं है, ये इंडस्ट्री है दुनिया में। सही बात, दुनिया में आप इकोनॉमी देखें पूरे, आप जब कुछ जो भी कंट्री जो है कोई बड़ा इवेंट जो होस्ट करता है, उसकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। एब्सोल्युटली। उसके अलावा आप ये देखें कि खाली ये इकोनॉमी एक अलग मैटर है, वो आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं ना इकोनॉमी के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स में आप देखें रशिया, अमेरिका, चाइना, कोरिया, ये टॉप लिस्टेड है ना, और आप देख लें तीनों कंट्री जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सुपर पावर थी, बिल्कुल कोई सुपर पावर है और कोई बनने जा रही है, बिल्कुल। बेसिकली स्पोर्ट्स में उन लोग वो ये फोकस कर रहे होते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि, और जो मेरी नॉलेज है, मैंने रिसर्च करी, इसको देखा, जानने की कोशिश करी, कि बेसिकली वो स्पोर्ट्स में ओलंपिक में ये मेडल लेते ना, तो वो ये शो उनको लिए मेडल कोई इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है जो मैं समझता हूँ, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं कि यार वी आर द पावरफुल। जो बंदे 50 बंदे किसी कंटीजेंट में आते हैं किसी कंट्री के, तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने 2 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को, या 5 करोड़ लोगों को जो उनकी कंट्री के होते हैं, कि वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ बैठ के एक नॉर्मल जनरल बंदा इमेज करता है यार, उसके बारे में स्केच खींच लेता है कि यार ये कितनी स्ट्रॉन्ग कौम है, कि लड़कियां आ रही हैं अमेरिका की या रशिया की, वो पकड़ के पूरी दुनिया की लड़कियों को पीट रही हैं और गोल्ड मेडल पहन के जा रही हैं। स्विमिंग हो, जिम्नास्टिक हो, कोई अपना ट्रेडिशनल टाइप गेम्स हो, घुड़सवारी का हो, आर्चरी हो, आप देखें वो कोई भी लेवल का गेम हो, किसी तरह का गेम हो, वो उसके अंदर बीट करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक दूँ कि रशिया में पिछले ओलंपिक पे बैन लगा जी, ड्यू टू वाडा की जो वायलेशन की उन्होंने, उसकी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था। जब मैंने रिसर्च देखी तो उसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर उनकी जो कंट्री की एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व थी। अच्छा, तो अब आप देखें
लेवल चेक करें आप बिल्कुल कि बिल्कुल अपने एथलीट को वो जिताने के लिए किसी हद तक भी जाते हैं। इस हद तक ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है चीज, लेकिन आप लेवल चेक करें, सीरियसनेस देखें, सीरियसनेस देखें कि वो उसको किस हद तक जाते हैं कि यार कंट्री के अंदर अपनी जो है ना इजारादारी कर लें, अपनी पावर शो कर लें, अपनी स्ट्रेंथ वो शो करते हैं कि यार वी आर द चैंपियन, वी आर द स्ट्रॉन्गर इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली वजह, और हम जो है वो क्रिटिसाइज तो बहुत सारे लोग करते हैं जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक भी नहीं होता। जब वो शुरू होता है तो अब आप उससे एक्सपेक्टेशन करें यार ये मुझे गोल्ड दे दे, और उसका लेवल तो फिर नहीं होता ना। वो बेचारा अभी भी जो एथलीट आपकी 7 एथलीट में वो 7वें नंबर पे पीछे भागे, तो एक्सपेक्टेशन तो ये हो सकती है जब प्रिपरेशन ही नहीं है, कोई प्रॉपर कैम्प नहीं है, प्रॉपर कोचेस नहीं उनके जा रहे होते, कोचेस का स्टैंडर्ड नहीं है, कोचेस की एजुकेशन ज़रूरी है, स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको पता होना चाहिए डाइट प्लान्स क्या चल रहे हैं दुनिया में, आप जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वाडा में कौन से कंटेंट्स आ रहे हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं वो आप कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट है, दुनिया में बहुत चेंज है इरफान साहब। हम अभी तक जो है वो पुराने जो है स्टैंडर्ड को उसी को लेकर चल रहे होते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर हमें विन कर लें ऐसा, बट अब नहीं है। सही है, नहीं है। तारिक साहब, आपने जो जिक्र किया डिक्लाइन जो हुआ स्पोर्ट्स का, कुछ आपने कुछ चीज़ें उसमें जिक्र की, मुझे बताइएगा कि इसका मेन इस तनज़ुली का मेन स्टेक होल्डर कौन है? वो जो एक ट्राइका बनता है कि वो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो खुद हैं, या जो फेडरेशंस उनको रन करती हैं, या गवर्नमेंट के जो इदारे सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, पाकिस्तान ओलंपिक्स हो गया, किस हद तक आप समझते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी आप किस पे डालना चाहेंगे इस तनज़ुली की, ऑल थ्री या कि कुछ रेशो से? देखें, आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, जिम्मेदार उसके अंदर सारे लोग होते हैं, सही है, लेकिन मेन स्टेक होल्डर जो है वो आपकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मामले में। अगर आप किसी चीज़ में, आप किसी फील्ड में भी स्पोर्ट्स से हट के आपकी जो अथॉरिटी है जो उसको लुक आफ्टर करती है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेना चाहिए। फेडरेशन, देखें हमने अक्सर इंटरव्यूज़ में आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे क्योंकि आपका ये प्रोफेशन है। अक्सर जब स्पेशलिस्ट कोई आप किसी को बिठाते हैं अपने गेस्ट को जो अपनी फील्ड का होता है, वो आपसे ये बोलता है कि यार पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ये लफ्ज़ हम सुनते हैं, हर किसी एक्सपर्ट से सुनते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है तो वजह फिर क्या है कि जिसके अंदर जो है हम अपने उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाते जी। अब मैं ये समझता हूँ, जो मेरा छोटा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कि हमारी मैनेजमेंट की कमी है। एथलीट जब आता है, एक बंदा ट्रेंड होके, या जब वो किसी फील्ड में आता है स्पोर्ट्स की, तो हमें बेसिकली फेडरेशंस या जो भी लोग होते हैं अथॉरिटी, उसको अपने एंड से ग्रूम करते हैं। अब मैनेजमेंट की मैं कमी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मैनेजमेंट से है। मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो आपके पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो आप ये आवाज़ दुनिया को नहीं पहुंचा सकते। जब आपको ये चीज़ मिल जाएगी ना, तो आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपका चेहरा भी बहुत अच्छा, दुनिया उसको देखेगी। तो बिल्कुल एज इट इज़ यही चीज़ है कि जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड फेडरेशंस को है एथलीट को बनाने के लिए, तो वो जो एक्चुअल मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकर हैं, जब वो उधर वो इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें और जो प्लान्स फेडरेशंस देती हैं। तो मैं अपने कुछ लास्ट इंटरव्यू में पीछे किसी मैंने चैनल्स को दे रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि अगर फेडरेशन, स्पोर्ट बोर्ड इसमें जो फेडरेशन डिलीवर कर रही हैं, उन फेडरेशन को फोकस करके, और उनके जो एलिट क्लास के एथलीट हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान कर लें, तो उस शॉर्ट टर्म के अंदर जो एलिट क्लास के एथलीट हैं उनको फोकस करके उन पे इन्वेस्टमेंट करें, और बिफोर द ओलंपिक या एशियन गेम्स आप डायरेक्ट सोचें कि जी जो लड़के का लेवल साउथ एशिया का गोल्ड है, वो एशिया में मेडल नहीं आता, वो ओलंपिक में गोल्ड लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके स्टेजेस हैं ना, कि आप उसके स्टेजेस स्टैंडर्ड पे लेकर आएँ, उसके स्टैंडर्ड दे करके, और वो एशिया का गोल्ड है, एशियन गेम्स में गोल्ड लाए या सिल्वर लाए। तो क्योंकि हमारी एशियन गेम्स में भी कम मेडल्स है ना, हम तो लेवल पे मेडल नहीं ला पाते, गोल्ड नहीं लाते, हम तो सिल्वर ब्रॉन्ज इस तरह है। तो आप जब उसमें लाने लगेंगे ना, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन करेंगे। अभी उसका स्टैंडर्ड, उसको टारगेट दिया जाए कि यार पहले आपका एशियन गेम का है, फिर क्वालिफाइंग राउंड है। जब आप क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे होते हैं तो लड़का बेसिकली पॉलिश हो रहा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा होता है, वो अरीना का एक एम्बियंस में वो जाता है, तो वैसे ही वो 10 मैट हमारे लगे होते हैं, तो नया एथलीट जाता है,
जो 2 साल में 3 साल में एक दफ़ा उसको कोई चांस मिलेगा जाता है, तो वो अरीना को नई टेक्नोलॉजी देख के, आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें ऐसी आ गई हैं, रूल्स रेगुलेशन में चेंज हुआ, तो बेचारा पहले तो वो ये सोचता है कि यार ये चीज़ हो क्या गई है, वो उससे निकलता है तो वो जाके परफॉर्म करेगा। फिर सारी चीज़ें जब आप वो वहाँ जाता है, उसके ऊपर अपने कंट्री का प्रेशर होता है, जीतने का प्रेशर होता है, अपोनेंट का प्रेशर होता है, फिर वो एक मैं आपको जैसे बता रहा हूँ एम्बियंस आ जाता है, ये सारी न्यू चेंजेस आ जाती हैं, मैट्स लगे हुए होते हैं, वो प्रेशर होता है। तो फिर बड़े इवेंट तो होते ही प्रेशर का गेम है। उधर आपकी टेक्निकल, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, ये इज द पार्ट ऑफ द आपकी सक्सेस, बट इम्पोर्टेंट है आपको पहले प्रेशर आपको लेना है, साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है बंदा। बिल्कुल। तो आपको हमारी फील्ड में कहते हैं कि जी मैट पे जाने से पहले आप बंदा 50% जो है ना फाइट जीत और हार जाता है। सही बात है। क्या यार उसको वो किस कंडीशन में आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको बता देती है। तो ये इस तरह का बहरहाल ये है कि अगर इसके अंदर गवर्नमेंट है, सारे लोग आपके जो ने आपने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो ओलंपिक है उनको भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि किस तरह ग्रूमिंग करनी चाहिए, क्योंकि IOC जो है वो इसके लिए बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम उसने शुरू करे हुए हैं, ट्रेनिंग सिस्टम शुरू करे हैं, वो सपोर्टिंग एंड पे तमाम ऐसी कंट्री की जो बहुत स्टेबल नहीं है तो उनको वो इसकी सपोर्ट करती है, और अगर नहीं भी करती है तो ये अपना एक रोल अदा करें कि ये उनको ये लिखें उसके बारे में, उनसे फैसिलिटियाँ लें जो पूरी दुनिया को देती हैं, तो वो लें, और अगर उसके ऊपर प्री प्लान चीज़ें हों तो यहाँ तो कोई दो राय है नहीं। जो चैम्पियन थे वो चैम्पियन आज क्यों नहीं है, वो चैम्पियन बन सकते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि यार वो चैम्पियन क्यों नहीं। अब आप 6-6 साल स्क्वैश के चैम्पियन हैं, आप किसी को मेडल लेने, आप 10 साल चैम्पियन हैं, आप वर्ल्ड के टाइटल ले रहे हैं, तो चैम्पियंस की तो सरजमीन है, अल्लाह ताला ने उसको यहाँ बख्शा है। चीज़ें ऐसी नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकती। तो ऐसी ऐसी कंट्रियाँ अगर आप अफ्रीकन देख लें, माला कोई लोगों के पास खाने क्यों नहीं होते, लेकिन स्पोर्ट्स के जब आप देखते हैं ना तो उनकी स्पोर्ट्स की जब उनको पता है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर उनको वो टैलेंट दिया, तो उसका फोकस्ड ऐसा है कि आप उनके एजुकेशन दूसरा सिस्टम देख लें वो हो या ना हो, लेकिन आप अगर आप उनके मेडल देख लें, अभी भी अफ्रीकन कंट्री के 100 मीटर 200 मीटर जो रेस हुई हैं, आप एथलीट देख लें तो वहाँ से उन लोगों को खिलाया जा रहा है। वो नेचुरली उनके पास स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने कुदरती दी है नेगरू उनकी, लेकिन जो है वो यूटिलाइज भी तो चीज़ है ना, टैलेंट का यूज़ नहीं है तो फारिग है ना। तो हमारी ये है कि उस टैलेंट का प्रॉपर यूज़ नहीं, अगर जब वो ला सकते हैं तो आज हाँ आप भी उस चीज़ को वो ला सकते हैं। बस ये है कि प्लानिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाना, उसकी चेक एंड बैलेंस रखना, फिर आप जब एग्जीक्यूशन करने जाते हैं इंशाल्लाह ताला, मैं नहीं समझता कि यार हम अपने जुजित्सु के अंदर हम एक फेडरेशन है, हम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहे शुरू से ना कि कोई हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए, और क्योंकि हमारी ग्रांट्स भी 2012 में हमारी एफिलिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पाकिस्तान ओलंपिक्स हुई, हम 2006 से मेडल ला रहे हैं। हम एशिया के अंदर सुप्रीम समझ लें हमारे एथलीट होते थे कि यार वो हर चीज़ के अंदर हमारे गोल्ड सिल्वर हम फर्स्ट हो रहे हैं, टॉप आ रहे हैं। 2006 2008 2010 2012 13 मैं खुद पार्टिसिपेट उसमें करता रहा, तो हम पाकिस्तान एशिया के अंदर हम टॉप रहे, यानी बिफोर द एफिलिएशन होने के बाद फिर हमारा स्टैंडर्ड और हमने कोशिश करी, बेहतर करी, लेकिन ग्रांट्स बंद हो गए, ग्रांट्स इतनी कम कि उसके अंदर हमारे जो है जो ऑफिस के एक्सपेंस है वो पूरे हो जाएं, वो बहुत होते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें हैं कि जब आप दूसरी छोटी कंट्रीज़ की देखें ना, आप नेपाल भूटान देख लेना, आप यकीन जाने जितना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का बजट है ना, उधर उसका एक फेडरेशन का बजट है। तो डिलीवर तो होगा ना सर। सही। मैं जूडो के ऊपर मैं देख रहा था, जो उसके 10 एथलीट अभी खेल रहे हैं, जो खेले हैं, पर एथलीट के ऊपर अराउंड उसका 4 से 5 मिलियन उसका एक्सपेंस, उसका पूरे इसकी प्रिपरेशन का खर्च हुआ है। तो आपकी तो फेडरेशन की ग्रांट इतनी नहीं है किसी। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ओलंपिक की एक्सपेक्टेशन भी तो रखेंगे ना आप। तो वो तो बहुत सारे एथलीट हैं, हम सिर्फ इसी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से टोकन पार्टिसिपेशन कर पाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल। तो जिसकी वजह से क्वालिफाइंग राउंड्स जो हमारे वर्ल्ड गेम्स के या बड़े गेमों के आते हैं, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रहते हैं। जैसे अभी 2022 में USA के अंदर वर्ल्ड गेम हो रहे हैं, पिछले साल हमने जो है यूरोप में पोलैंड में हुआ था, हम क्वालिफाई कर गए थे क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन उस टाइम में काफ़ी रही है, लेकिन उसके बाद जो है हमारी क्वालिफिकेशन राउंड में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हमारे पॉइंट्स अभी कम है तो हमारे एथलीट के। तो इस पार्टिसिपेशन के क्वालिफिकेशन पॉइंट की वजह से बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड से नीचे होते हैं, ऐसे ही, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स की बेस पे वो एलिजिबल हो जाते हैं।
उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी हमारे जो जूडो के प्लेयर गए हैं, शाह हुसैन शाह, जी जी जी, तो पार्टिसिपेशन की बेस पे ही उनके पॉइंट्स उन्होंने बने उनके, और वो क्वालिफाई किया उन्होंने वहाँ पे जाने के लिए। सामने मोहतरम, मैं ये बताता चलूँ कि प्रोग्राम इस वक्त ना सिर्फ रिफा FM 102.2 पे पेश किया जा रहा है, बल्कि जो फेसबुक पेज है हमारा, उस पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है। और प्रोग्राम है गेस्ट गैलरी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब तारिक अली, पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन से इनका ताल्लुक़ है, और ये साउथ एशियन जुजुत्सु एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जनरल स्पोर्ट्स पे बात हुई हमारी तारिक साहब से। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को पसंद करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ज़िक्र किया जुजुत्सु जब से आपने ज्वाइन किया, शुरू में बहुत अच्छी पोजीशन रही और फिर इस तरह से इसमें भी डिक्लाइन आया। तो करंटली अभी पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी किन चीज़ों पे काम हो रहा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स तो इरफान साहब इस तरह के हैं कि हमारे कुछ इवेंट्स अभी आ रहे हैं जिसके ऊपर अभी कुछ हमारी नेगोशिएट भी हुई है स्पोर्ट बोर्ड के साथ, और हमने उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपने प्लान्स शेयर किए हैं कि हम किस तरह जो आने वाली अपनी यूथ को या हमारे जो जूनियर्स कैटेगरीज़ हैं उसको हमने किस तरह करना है। तो हमने राइटिंग सारी चीज़ें इनसे शेयर की हैं। तो उसके अंदर से कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ कि आपसे कि हमने हमारे प्लान्स, क्योंकि 2022 में कोविड की वजह से सारे गेम जो हैं 2021 में आ गए, उसमें भी सारे पोस्टपोन हुए। तो एक बड़ा रश है 2022 में, बहुत ज़्यादा बड़े गेम आ रहे हैं, एशियन गेम, एशियन बीच गेम, इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, तो ये सारे हाई लेवल के गेम हैं सारे। तो इसमें हमने अभी जो सबसे पहले तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमारा टारगेट है और प्लान्स है, ताकि एक साल वो भी गुजर गया या आज जुलाई का या अगस्त महीना पूरा चला गया तो ये कुछ टाइम नहीं बचे ज़्यादा हमारे पास। तो हमने फ़िलहाल तो फोकस फ़ौरन ये किया है कि बड़े इवेंट है, इसके अंदर हमारा स्पोर्ट्स तमाम गेमों में मौजूद है। तो और पाकिस्तान ने इसकी जो प्रीवियस इसका जो रिकॉर्ड है हमारा, एशियन बीच गेम और एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स से बेस्ट हमारा हमेशा रिजल्ट रहा है इंडोर मार्शल आर्ट। तो हमारा जब जिसमें बेहतर रिकॉर्ड रहा है, तो हमारा फोकस अभी पहले वो है कि हमने इसके अंदर अपनी जो है कैंप, अपने ट्रेनिंग कैंप्स लगाएं, उसके अंदर प्रॉपर सिलेक्शन करें। तो जुजुत्सु की ब्यूटी हमारी फेडरेशन की ये है कि कोई भी एक नाम आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा कि वो चैम्पियन आ रहा है तो बस फिर उसी का नाम है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो एक जनरल सी चीज़ है कि अगर डिफरेंट स्पोर्ट्स में वो एक ही लड़का है या कोई एक लड़की है जिसका वो बार बार 6 7 साल 8 साल से ये है। लेकिन आप जुजुत्सु की आप देखें, अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करें तो जुजुत्सु में कभी कोई एशिया का चैंपियन बनता है, फिर अचानक कोई नया चेहरा आता है, वो भी वो डिलीवर करता है, तो वो भी फिर कोई नया चेहरा आता है, वो ट्रेनिंग करता है, वो बन जाता है। तो ये ब्लेसिंग आप कह लें कि जुजुत्सु फेडरेशन के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास है। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं, कुछ ब्लेसिंग होती हैं। सही। तो जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, उन्हें एक नियति के साथ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उसके अंदर अपना इनपुट डाल के और अल्लाह ताला उसको बेस्ट कर देते हैं, तो और हमारी खामियां छुपा लेते हैं। ये अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग है। तो इसका ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह ताला के वो सारी चीज़ें करने वाले और करते हैं। तो हमारे जुजुत्सु फेडरेशन में हर दफ़ा आप नए चेहरे, हर दफ़ा से मुराद ये कि हर 4 साल 5 साल के बाद नए चेहरे आते हैं और वो इनको कम्पीट करके और वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे वहीं मेडल लेकर सारे होते हैं। तो और डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ये एक ब्यूटी है। और हमारे पास तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन भी दूसरों के लिए है कि हमारे पास मटेरियल मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, अपने जूनियर्स के ऊपर भी कर रहे हैं, कैडेट्स की कैटेगरी पे भी कर रहे हैं कि जुजुत्सु फेडरेशन एक वाहिद फेडरेशन है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपसे कर रहा हूँ कि जुजुत्सु फेडरेशन एक वाहिद फेडरेशन है जिसके सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में 10 साल के रिकॉर्ड के मेडल्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे मेडल उसके अंदर, और तमाम डिसिप्लिन में, तमाम कैटेगरीज़ में, लाइक वुमेन, मैन, मिक्स, कैडेट, जूनियर्स, सीनियर्स, यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की चैम्पियनशिप्स लेवल के हों उसमें। तो हमारे पास हर डिसिप्लिन में हमने एक तो मेडल्स लेने के बाद हर स्टैंडर्ड का हमने मेडल लिया, वर्ल्ड का हो, इंटरनेशनल हो, वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट हो, एशियन लेवल की चैम्पियनशिप हो या गेम्स हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और पीछे हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि हम शुरू से कभी डिपेंडेंट नहीं रहे कि यार हमें कोई सपोर्ट करे और सपोर्ट आए तो हम इसके अंदर डिलीवर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहरहाल जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं वो तमाम स्पोर्ट्स कर रहे हैं।
तमाम स्पोर्ट्स के साथ वो एक ही सिचुएशंस हैं कि फाइनेंशियल इशू है, प्राइवेट स्पॉन्सर इसमें आता नहीं है। हमने बहुत इसके ऊपर एफर्ट्स करी हैं, क्योंकि हम डिलीवर स्पोर्ट्स हैं, नहीं हम हर साल हमारा मेडल आ रहा होता है। हम कंटिन्यू 2008-6 से एवरी ईयर पाकिस्तान को मेडल दे रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन ने अराउंड 200 मेडल्स इंटरनेशनल लेवल के पाकिस्तान को दिए हैं, और उसके अंदर कहीं जो है मेडल अराउंड द 50% से प्लस हमारे गोल्ड मेडल हैं, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान को दिए हैं, और अराउंड 50% और 40% तो हमने पाकिस्तान को दिए हैं। और पाकिस्तान का फ्लैग रेस हुआ, एंथम बजा, तो उसकी फीलिंग्स और उसकी चीज़ें, तो वो एक नशा है जो लग जाता है कि आप बार बार आपका एथलीट जाऊँ, तो जिसकी वजह से फिर जो फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट है, बेसिकली आपका लीडर अगर विजनरी हो ना और अपने रूल्स रेगुलेशन को, अपने डिसिप्लिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो ना वहाँ सीधी हो जाती हैं, और आप भी उसी डायरेक्शन में जब चलते हैं ना, तो फिर सब लीडर चल रहे हैं, फिर उसके नीचे उनके जो सब ऑर्डिनेटर्स होते हैं सारे चल रहे होते हैं। तो आप यकीन जाने अल्लाह ताला ये होता है कि फिर आप नेक नियति के साथ कर रहे होते हैं, तो आप कुछ चीज़ ऐसी भी करते हैं ना, नई चीज़ भी करते हैं ना, या अपने लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, नई टेक्निक बता रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला की बरकतें उसमें आ जाती हैं, और वो 100% आपके टारगेट अचीव हो रहे होते हैं। तो हमें सक्सेस ये है इरफान साहब कि हमने 10 साल में एक लक डे होता है ना, कि कभी आप जीत गए, अगले साल आपकी लक चल गई, आप जीत गए। लेकिन जब आप बार बार जीत रहे होते हैं, आप 10 साल एशिया के चैम्पियन बनते हैं, अब लगातार आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी स्टेज पे जाके, तो आप बता रहे होते हैं कि यार आप चैम्पियन हैं। आप ये नहीं है कि आप एक दफ़ा बन गए और आपने सारी ज़िंदगी बताते रहे, और नए चेहरे आते रहे और उन्होंने परफॉर्म करा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की, आई रिपीटेड कि ये अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर, के हम बहुत क्वालिफाइड और बहुत अपने आप को बोलें कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमसे एक्सपर्ट पूरी दुनिया में है, और उधर एक्सपेंड भी होता है, उसके बावजूद हम जो है अपना टाइटल के दिफा करके आ जाते हैं, और हम फिर चैम्पियन बन जाते हैं या अपनी कैटेगरी में कहीं लेते हैं। तो होप हर बार एक होप लेकर होती है कि इस साल नहीं चले, अगले साल जो है कुछ पॉलिसीज़ बन जाएंगी, कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके अंदर हमें जब पाकिस्तान आईपीसी मिनिस्ट्री या स्पोर्ट बोर्ड या ओलंपिक कोई हमसे सजेशन लेता है या मांगता है या बिठाता है मीटिंग्स के लिए, हमारे साथ नेगोशिएट होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, ओपिनियंस लेते हैं, तो हम उसके अंदर अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उनको गाइड करते हैं, बताते हैं, चीज़ें अपने दे देते हैं। अब उसी होप के साथ कि शायद नेक्स्ट ईयर कुछ बेहतरी आ जाए, तो आई होप सो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद रहेगी तो इंशाल्लाह बेहतरी। तारिक अली साहब, आप साउथ एशियन जुजुत्सु एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं जी, और मुझे ये बताइए कि इस हवाले से आपने रिसेंटली अपनी ज़िम्मेदारियां आप इलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह से, इसमें भी हमें बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि साउथ एशियन प्लेटफॉर्म पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साउथ एशियन गेम्स जो हैं, हमारी जो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, इसके अंदर जुजुत्सु को शामिल करने के हवाले से भी कोई सिलसिला चल रहा है? जी बिल्कुल, इसके लिए चल रहा है। जो पाकिस्तान में 2023 को गेम होने का है, तो उस सिलसिले में मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जो डीजी साहब हैं, उनसे मेरी डिस्कशन इसके ऊपर हुई है। और क्योंकि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड मुझे पता है कि हमारे एथलीट किस लेवल के हैं, तो मैंने फिर मेरी तमाम जितनी एसोसिएशंस जो कंट्रीज़ हैं के मेंबर्स हैं, तमाम उन सार्क कंट्री के जो मेंबर्स हैं, तमाम ने उन जो अपनी एक ऑफिशियल राइटिंग में जो है रिक्वेस्ट भी दी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी, और उन्होंने अपनी नेशनल ओलंपिक को भी कि जुजुत्सु स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया जाए। और एज आ ऑर्गेनाइज़र, होस्ट ऑर्गेनाइज़र हम लोग हैं, तो मैंने फिर मिनिस्ट्री में भी इसमें डिस्कशन की है। तो लास्ट 1-2 दिन पहले भी मेरी उनसे इस टॉपिक पे बात हुई है, और मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी है कि, और बड़ा कॉन्फिडेंट हम इस मामले में हैं जुजुत्सु में कि हम इसके अंदर पाकिस्तान टीम का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि हम एशिया के जब लेवल के ऊपर हम ये डिलीवर करते हैं, तो साउथ एशिया जो है वो हमारे लिए बहुत हार्ड टारगेट नहीं है। सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अली साहब, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम गेस्ट गैलरी आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी बराह रास्त नशर हुआ। हमारे साथ मौजूद थे तारिक अली साहब, पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन से इनका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा साउथ एशियन जुजुत्सु एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं।
इनके साथ गुफ्तगू में ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स हैं उस पर भी बातचीत हुई, किस वजह से डिक्लाइनिंग का एक मरहला जो है वो दरपेश है, कैसे इससे बचा जा सकता है। इसी तरह जुजुत्सु पाकिस्तान में जो है वो कैसे फ्लरिश हुई, उस पर बड़ी डिटेल्ड बात हुई, जो उसकी अचीवमेंट हैं उस पर बात हुई, फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो भी डिस्कस हुए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।